हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वह इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इस वीडियो में हम लोग मानव एक संसाधन जो क्लास 9 चैप्टर 2 का पार्ट 1 है, जो बिहार बोर्ड के बुक से लिया गया है और स्टेट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 2, मानव एक संसाधन। मानव क्या है? क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है या उससे अधिक है? मानव पूंजी क्या है? क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है या उससे अधिक है? इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए संसाधन होता क्या है, इसको जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका फर्स्ट टॉपिक है वो है संसाधन। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। संसाधन जो होता है राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण करता है। जैसे भूमि, जल, वन, वायु, खनिज के बिना कोई भी व्यक्ति तथा उद्योग का विकास नहीं कर सकता है। साधारण शब्दों में संसाधन को हम मानव उपयोग की वस्तुएं भी कह सकते हैं। तो आप इसको इस प्रकार समझिए कि जो भी वस्तुएं मानव उपयोग में लाते हैं वो सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। तो आप लोग संसाधन क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मानव ही समस्त संसाधनों में सर्वोपरि है। मानवीय संसाधन को मानवीय पूंजी भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को समझिए, क्योंकि मानव ही उत्पादन का मूल सूत्रधार होता है। जिस प्रकार बिना चाबी के ताला नहीं खुल सकता, उसी प्रकार बिना मानव के उत्पादन कार्य या कोई भी विकास प्रारंभ ही नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए मानव ही सबसे सर्वोपरि है, वो सबसे बड़ है और इसी के कारण मानवीय संसाधन को मानवीय पूंजी कहा जाता है, क्योंकि मानव भी एक प्रकार का पूंजी है। नेक्स्ट है, पूंजी के दो रूप होते हैं। फर्स्ट है मानवीय पूंजी जिसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। सेकेंड है भौतिक पूंजी जिसको फिजिकल कैपिटल कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी को समझते हैं कि ये होता क्या है। तो जब हम कल कारखाना, मशीन, उपकरण, इन सभी चीज़ों में पूंजी का निवेश करते हैं तो इसको भौतिक पूंजी कहा जाएगा। इससे भौतिक पूंजी का निर्माण होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो भी मानव का संसाधन है उसके विकास के लिए उसमें पूंजी लगाया जाता है तो उसे मानवीय पूंजी कहा जाता है। यानी कि जब उत्पादन बढ़ाने के लिए जब मशीन, उपकरण, फैक्ट्री की इमारतें, कच्चे माल, इस सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है तो यह भौतिक पूंजी हो जाएगा। लेकिन जब ज्ञान कौशलों के द्वारा मानव का उपयोग किया जाता है तो वह मानव पूंजी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानवीय पूंजी। मानवीय संसाधन को मानवीय पूंजी भी कहा जाता है क्योंकि यह उत्पादन का प्रमुख अंग एवं स्रोत है। तो इस पॉइंट से दो प्रश्न बनते हैं। फर्स्ट प्रश्न बनता है कि मानवीय संसाधन को क्या कहा जाता है, तो मानवीय संसाधन को मानवीय पूंजी भी कहा जाता है। और सेकेंड प्रश्न बनता है मानव संसाधन को मानवीय पूंजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह उत्पादन का प्रमुख अंग एवं स्रोत है। उत्पादन का ये प्रमुख अंग है क्योंकि मानव के बिना कोई भी चीज संभव ही नहीं है। मानव ही सब कुछ करता है, इसीलिए यह उत्पादन का प्रमुख अंग एवं स्रोत है, जिसके कारण मानवीय संसाधन को मानवीय पूंजी भी कहा जाता है। मानवीय पूंजी सजीव एवं सक्रिय है क्योंकि जो भी मानवीय पूंजी होगा उसमें मानव होगा, इसके कारण वो सजीव होगा और जो भी मानव होगा वो हमेशा एक्टिव होता है। इसलिए यहाँ पे मानवीय पूंजी सजीव एवं सक्रिय होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नोट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसकी न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा है। तो यहाँ भी प्रश्न बनता है कि मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता कौन सी है। तो जब न्यूनतम आवश्यकता की बात कहेगी तो यहाँ पे रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ये 5 चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यही 5 चीजें मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता है। नेक्स्ट है साहस उत्पादन का सक्रिय तथा सजीव साधन है। तो हम लोग लेसन 1 में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जो उत्पादन के 5 साधन थे उसमें से एक साहस भी था, तो उसमें हम लोग देखे थे और मैं आपको उसमें बता भी चुकी थी कि संगठन, श्रम और साहस ये तीनों सक्रिय साधन था और पूंजी तथा भूमि ये 2 ही निष्क्रिय साधन था। तो इस लेसन में साहस के बारे में भी दिया गया था
तो मैंने इसे भी यहाँ नोट कर दिया है। इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा दिया हुआ था कि सजीव साधन है, क्योंकि जो भी साहस होगा वो मानव होगा, तो मानव तो एक सजीव है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि साहस जो होता है उत्पादन का सक्रिय तथा सजीव साधन है। नेक्स्ट है भौतिक पूंजी, जिसका फर्स्ट पॉइंट है उत्पादन बढ़ाने के लिए जब मशीन और उपकरण, फैक्ट्री की इमारतें, कच्चे माल इत्यादि का उपयोग किया जाता है तो यह भौतिक पूंजी कहलाती है। मैं आपको भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी को पहले ही समझा चुकी हूँ। जब हम किसी चीज का उत्पादन बढ़ाने के लिए, जब हम मशीन, फैक्ट्री, उपकरण, कच्चा माल, ये सभी चीजों में जब पूंजी लगाएंगे तो वो भौतिक पूंजी कहलाएगा। लेकिन जैसे ही हम मानवीय संसाधन में जो भी चीज मानव के संसाधन के लिए उपयोग किया जाता है उसमें जब हम पूंजी लगाते हैं तो वो मानवीय पूंजी हो जाता है। नेक्स्ट है भौतिक पूंजी निर्जीव एवं निष्क्रिय होते। तो यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि भौतिक पूंजी क्या होता है, सजीव निष्क्रिय, निर्जीव निष्क्रिय, सजीव निष्क्रिय में ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ आप लोग ध्यान रखिए कि भौतिक पूंजी जो होता है निर्जीव एवं निष्क्रिय होता है, क्योंकि जो भी चीजें मशीन, उपकरण, ये सभी क्या है, एक निर्जीव है और ये निष्क्रिय भी है। नेक्स्ट है भौतिक पूंजी को सक्रिय बनाने में मानवीय पूंजी की अहम भूमिका होती है, क्योंकि मानव के बिना कोई भी भौतिक पूंजी का निर्माण ही नहीं किया जा सकता है। और यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि भौतिक पूंजी को सक्रिय बनाने में किस चीज की अहम भूमिका होती है। तो यहाँ पे मानवीय पूंजी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो भी भौतिक पूंजी होगी उसको सक्रिय बनाने में मानवीय पूंजी की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट है जब ज्ञान या कौशल के द्वारा मनुष्य का उपयोग किया जाता है तो इसे मानव पूंजी कहा जाता है। तो जो भी मानव पूंजी होता है वो अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का उपयोग करता है और उसी उपयोग को वो उस चीज के उत्पादन में लगाता है। जैसे अगर हम कोई खेती कर रहे हैं तो खेती करने के लिए उसमें हमको बुद्धि का, ज्ञान का, कौशल का जरूरत पड़ता है, जिसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं किसी चीज की फसल किस महीने में होती है और किसी भी फसल के उत्पादन में कौन कौन से सामग्री लगाएंगे जिससे हमारा उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा। तो ये मानव अपना पूंजी लगा रहा है, इसे ही मानवीय पूंजी कहा जाता है। यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि जब ज्ञान और कौशल के द्वारा मनुष्य का उपयोग किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे मानव पूंजी कहेंगे। नेक्स्ट है भौतिक पूंजी को उत्पादक और उसे सक्रिय करने में मानवीय पूंजी की अहम भूमिका होती है। तो जो भी भौतिक पूंजी होती है उसको उत्पादक और सक्रिय करने के लिए इसमें मानवीय पूंजी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट टॉपिक है मानव पूंजी के स्रोत। तो मानव पूंजी के कौन कौन से स्रोत होते हैं, तो भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक और प्रबंधन। यहाँ 8 स्रोतों के नाम दिए गए हैं। इन 8 स्रोतों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन से मानव पूंजी के स्रोत नहीं है। ऑप्शन में इनमें से 3 दिए जा सकते हैं और एक अलग से कोई ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप इन 8 को अपने दिमाग में रखिएगा तो आपके एग्जाम में गलतियां नहीं होगी। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये सब स्रोत का मानव के जीवन में क्या उपयोग होता है। मानवीय पूंजी इन सभी चीजों पर निर्भर करता है। मानव एक पूंजी है। यहाँ पे आप लोग उदाहरण के तौर पे समझिएगा कि किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए उसे भोजन की आवश्यकता होती है। जब उसे भरपेट भोजन नहीं करेगा तो काम पर उसका ध्यान कभी भी केंद्रित नहीं हो पाएगा और बाहर जाने के लिए उसे वस्त्र की भी आवश्यकता पड़ती है और उन्हें आवास की भी आवश्यकता पड़ती है। जब वो थका हारा काम से वापस आएगा तो वो घर पे ही आराम करेगा। अगर वो आराम नहीं करेगा तो उसकी स्वास्थ्य खराब हो जाएगी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन की भी जरूरत पड़ती है। अच्छी आय के लिए उन्हें शिक्षा की भी जरूरत है। जो नहीं पढ़े होते हैं कमा तो वो भी सकते हैं, लेकिन जब हम शिक्षा ग्रहण कर किसी स्पेशल क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है कि किसी भी खास काम को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और उसे तकनीकी ज्ञान से जोड़ने की भी जरूरत होती है। अभी का जो समय है, अभी जो आधुनिक युग में जो भी बढ़ता हुआ डिमांड है, उस डिमांड को देखते हुए प्रशिक्षण की आवश्यकता और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हम लोग विश्व के बाजारों में अपने आप को कुशल साबित करने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है सूचना तकनीक। जो आप जान रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये सूचना तकनीक जो होता है वो मानव संसाधन को समृद्ध करने की पूंजी होती है।
जिसके आधार पर मनुष्य अपने आप को ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करता है, उसके टेक्निक के द्वारा वह उत्पादन में वृद्धि करता है। सूचना तकनीक के द्वारा ही उत्पादन का क्षेत्र में कम पूंजी लगाकर और अधिक प्रॉफिट करने की तरकीब लोग सोचने लगते हैं। नेक्स्ट है प्रबंधन। प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मतलब होता है किसी भी चीज का व्यवस्था करना, आयोजन करना। मैनेजमेंट जो शिक्षित होगा उसी के स्तर से प्रबंधन के स्तर को ऊंचा उठाया जाता है। जो भी उत्पादन का साधन होता है, उन साधनों को जब एक जगह एकत्रित किया जाता है और उसे अच्छे कामों के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह प्रबंधन हो जाएगा। और ये कौन करेगा? कोई भी कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति होगा वही ये सब काम करेगा, क्योंकि प्रशिक्षण में बुद्धि की कुशाग्रता अधिक महत्वपूर्ण होती है। इन सभी को बस मैंने समझा दिया है। इस सभी को मैं अलग अलग पॉइंट से नहीं लिखी हूँ क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। भोजन मानव संसाधन की प्रमुख आवश्यकता है, तो ये आप लोग जानते हैं। इस पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। और जो भी इसमें से पॉइंट सब थे, इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं थे जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो, इसलिए मैंने उसे यहाँ नहीं लिखा है। नेक्स्ट एक नोट है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने शिक्षा को मानव पूंजी के रूप में समृद्ध करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार बनाने पे जोर दिया है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन में जिसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था उनके नाम दिए जा सकते हैं। एक अमर्त्य सेन के भी नाम उसमें दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिए कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार बनाने पे जोर किसने दिया है। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार बनाने पे जोर दिया है, क्योंकि अमर्त्य सेन जो थे शिक्षा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। यहाँ पे कुछ संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण रूप दिया हुआ है जो एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित है। इसे मैं नोट करना उचित नहीं समझी हूँ क्योंकि सभी के पास बुक होंगे और आप लोग अपने बुक से भी इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे फर्स्ट है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है। यह संस्था उच्च शिक्षा में समन्वय एवं स्तर निर्धारित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भी कहा जाता है। NCERT का मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की स्कूली शिक्षा और जो अध्यापकों की शिक्षा है उसमें गुणात्मक सुधार लाना है। नेक्स्ट है SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हिंदी में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भी कहा जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है यह राज्य स्तर पर शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का जो काम होता है यह देश में कृषि तथा अन्य संबंध क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा संबंधी गतिविधियों के संचालन का ये कार्य करती है। नेक्स्ट है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसका जो काम होता है जो भी देश के अधिकांश अनुसंधान कार्य होता है जो चिकित्सा से संबंधित होता है ये सभी इन्हीं संस्थान के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध की प्रगति की समीक्षा करना तथा इस कार्य में लगे व्यक्तियों और संस्थानों को परामर्श एवं अनुदान भी देना होता है। तो इसको आप लोग याद कर जाइएगा। और वैसे भी बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको ये सभी चीजें याद भी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या। हम लोग समझते हैं कि जनसंख्या क्या होता है। किसी भी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। अर्थात जनसंख्या जो होता है दो शब्दों के मिलने से बनता है। जन का मतलब होता है लोग और संख्या, इसलिए लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है किसी भी राष्ट्र के लिए अमूल्य पूंजी जनसंख्या है। तो यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि किसी भी राष्ट्र के लिए अमूल्य पूंजी क्या है, का जनसंख्या। और एक और प्रश्न बनता है कि जनसंख्या निम्नलिखित में से क्या है, तो वह अमूल्य पूंजी है।
तो इसलिए आप दोनों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जो भारत की जनसंख्या थी वो 33 करोड़ थी। और नेक्स्ट है, 2001 में भारत की जनसंख्या 102.70 करोड़ हो गई है। तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि हमारी 2001 में जो भारत की जनसंख्या 102 करोड़ हो गई और भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में की जाती है। तो यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि भारत की जनसंख्या कितने वर्षों में की जाती है, तो प्रत्येक 10 वर्षों में भारत की जनगणना की जाती है। भारत में सबसे पहले 72 में जनगणना हुआ था जो आंशिक थी, किंतु जनसंख्या का क्रमवार आकलन सन 1881 से किया जा रहा है जो अभी तक यही चल रहा है। ये बुक में नहीं लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे नोट उसे नहीं किया। इस बुक में जितने भी डाटा दिए गए हैं वो 2001 तक का ही डाटा है। 2011 में जो जनगणना हुआ था उसका डाटा इस बुक में नहीं दिया गया। तो अभी की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ के लगभग है जो 2011 की जनगणना हुआ था उसके अनुसार। लेकिन आप लोग भी न्यूज में सुनते होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हमारे भारत का 125 करोड़ जनता, तो वो 125 करोड़ जनता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2011 के बाद अब 2021 में जो जनगणना होगी तो अभी तक तो जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई होगी, तो एक अनुमान लगा के वो 125 करोड़ जनसंख्या यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन जो 2011 की जनगणना हुआ था उसमें 121 करोड़ जनसंख्या बताया गया है। नेक्स्ट है जनाधिक्य। जनाधिक्य क्या होता है, तो अत्यधिक जनसंख्या जब हो जाता है तो उसे जनाधिक्य की स्थिति कहा जाता है। तो जब उपलब्ध संसाधन देश की जनसंख्या को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं तो इसे जनाधिक्य कहते हैं। यानी कि जब संसाधनों की कमी हो जाती है और जनसंख्या ज्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होते हैं सभी की इच्छाओं की पूर्ति सही तरीके से नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति को ही जनाधिक्य कहते हैं। तो यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि जब उपलब्ध संसाधन देश की जनसंख्या को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, तो जनाधिक्य कहते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है इसे। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होना जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाती है। जनाधिक्य की समस्या तो कई राष्ट्रों में होती है, लेकिन भारत की बात की जाए तो यहाँ जनाधिक्य सबसे खतरनाक स्तर पर है और भारत में जनसंख्या विस्फोट की भी समस्या है। इसके आगे बिहार के बारे में दिया गया है। तो इस बिहार के बारे में जानने से पहले कुछ डाटा दिया गया है, उसे भी हम लोग देखकर समझ। यहाँ पर भारत में शिक्षा के स्तर को प्रतिशत में दिखाया गया है। 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 हर 10 साल के अनुसार यहाँ पे दिया गया है कि भारत में शिक्षा का प्रतिशत कितना है। पुरुष 1951 में कितने प्रतिशत शिक्षित थे, महिलाएं कितने प्रतिशत शिक्षित थी, ये सभी चीज़ें इसमें दिया गया है। ये सभी चीज़ें नोट करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे लगा कि मैं इसे आप लोगों को बुक में ही दिखा दूं, तो इसे भी आप लोग देखकर समझ लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा है इसे भी आरेख के द्वारा दिया गया है कि भारत में साक्षरता दर कितना है, पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, स्त्रियों की कितनी है, सभी चीज़ें भी आप लोग देख लीजिएगा। के बाद में नेक्स्ट जो डाटा है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे भारत में मानवीय विकास के जो मूल सूचक होते हैं, यहाँ पे जीने की औसत आयु कितनी है 1951 में परसेंटेज में दिया गया है। यहाँ पे साक्षरता दर प्रतिशत में दिया गया है। जन्म दर प्रति हजार यानी कि 1000 में कितने जन्म दर है उसे प्रतिशत में निकाला गया। यहाँ भी मृत्यु दर दिया गया है। यहाँ पे शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में कितना है वो दिया गया है। 1993-94 के मूल्यों पर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी वो सब यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हर 10 साल का अंतराल दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को डाटा याद रखना है। अब नेक्स्ट डाटा भी हम लोग समझ लेते हैं जो जनसंख्या से संबंधित है। यहाँ पे भारत में जनसंख्या 1901 से लेकर 2001 तक कितनी बढ़ी है वो सब के बारे में यहाँ पे दिया गया कि हर 10 साल में जनसंख्या में कितना बढ़ोतरी हुआ है। तो यहाँ पे टोटल जनसंख्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्रतिशत में कितना बढ़ा है और दशक में वृद्धि की दर कितनी है ये सभी यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ 1911 से जो 1921 का जो दशक है इसमें जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। यहाँ पे 1921 में ऋणात्मक हो गई
और इसी 1921 को महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। और यहाँ पे 1951 के बाद जनसंख्या की वृद्धि दर जो है 2% से भी अधिक होने लगी, जिसके कारण इस काल को जनसंख्या विस्फोट का काल भी कहा जाता है। तो 1951 को जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है और 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ये सभी चीजों को आप लोग देख लीजिएगा। 2001 में 2 करोड़ जनसंख्या थी। अब नेक्स्ट डाटा के द्वारा दिया गया है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इसे देख लीजिए कि जो हर 10 साल पे जो वृद्धि दर को एक चार्ट द्वारा इसे दिखाया गया है कि 1901 में कितना वृद्धि दर था, 1911 में कितना था, 1921 में कितना था, हर 10 साल के बाद में 2001 में कितना हुआ है, ये सब चार्ट के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। अब एक गोल चक्र दिया हुआ है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इस गोल चक्र में 2001 के अनुसार जो हर राज्य में कितनी जनसंख्या थी वो सभी यहाँ पे दिया गया है। 2001 के अनुसार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र था, तीसरे नंबर पे हमारा बिहार था। ये 2001 के अनुसार है, लेकिन फिर 2011 में जो जनगणना हुई है उसकी यहाँ पे चार्ट नहीं दिखाया गया है। मैं एक वीडियो बना दूंगी जो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या कितनी है और कौन से नंबर पे कौन सा राज्य है, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा कि क्योंकि जब बुक में दिया हुआ है तो हो सकता है आप लोगों को 2001 के अनुसार ही पूछा जाए। तो जो भी है इस डाटा को भी देख लीजिएगा अपने बुक में। के बाद जो भी हमारे पॉइंट्स है वो सभी बिहार से संबंधित है और एक और पॉइंट है जो एनपीपी से संबंधित है, उन सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। आपके लाइक से हमें हौसला मिलता है और आपके कमेंट से भी हमें हौसला मिलता है। कुछ बताना है या कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी लेसन यानी कि चैप्टर 2 के पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।